नमस्कार, मैं गोविंद सिंह सांकला। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैंने इसका पार्ट 2 6 डेट को ही बना दिया था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू से वो डिलीट हो गया, इसलिए मैं 7 डेट को इसे दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -b/a। एडिटिव का अर्थ, एडिटिव मीन क्या होता है? एडिटिव का अर्थ होता है प्लस, एंड इनवर्स का अर्थ होता है इसका उल्टा, विपरीत। तो इनवर्स का विपरीत क्या होता है? माइनस होता है, यानी प्लस को माइनस में लिखना है और माइनस को प्लस में लिखना है। इसमें गलती मत करना है। एडिटिव इनवर्स होता है और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो व्यवस्थित तरह से इसको क्लियर कर देना कि एडिटिव इनवर्स का अर्थ होता है जो प्लस में है उसको माइनस में लिखेंगे और माइनस वाले को प्लस में लिखेंगे। तो ये किस में है? -b/a। तो माइनस का आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो माइनस में तो आ नहीं सकता, तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता। और नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी हम उसको कट कर देंगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं आता उसका नन ऑफ दिस कभी नहीं होता है। ऑल ऑफ दिस आने के चांस रहते हैं, नन ऑफ दिस के नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये कट गए, वो दो कट गए, अब बचे दोनों में से। तो माइनस का आंसर प्लस में आएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या लिखा हुआ? b/a। इसके अंदर क्या है? a/b। तो ये नहीं हो सकता है। b/a का b/a होगा, प्लस का किस में होगा? माइनस में होगा। तो सी आंसर आएगा। क्या आंसर इसका? सी। नेक्स्ट है -3/19 इज -3/19 दोनों किस में चल रहे हैं? माइनस में। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें माइनस माइनस कितने होते हैं? डबल होते हैं, तो वो हमेशा किसका हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। डबल माइनस जब भी शो होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव बनेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज सोल्व द इक्वेशन। एप्रोप्रिएट या सूटेबल, जो आप उचित लगे वो प्रॉपर्टी यूज करनी है और इसको सोल्व करना। तो इक्वेशन देखिए, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 2/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो इसमें हमें कॉमन मिल रहे हैं। इसमें कॉमन नंबर में कौन सा है? कॉमन रेशनल है 3/5। 3/5 क्या है? कॉमन है। तो इस तरह से अगर कोई कॉमन आ जाती है तो इसमें हमें क्या करना है? इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी? यूज होगी। तो इसमें देखो, जैसे मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाता है? ये अलग सेपरेट हो गया, और ये मल्टीप्लाई से ये भी क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो मल्टीप्लाई वाले क्या हो गए? दोनों आपस में सेपरेट हो गए। ये इसको भले पीछे लिखो या आगे कहीं पर भी लिख सकते हैं। हमारा जो कॉमन होगा इनके अंदर ही है, तो कॉमन वाले दोनों एक साथ हो जाएगा। तो इनमें से कॉमन क्या है? 3/5। 3/5 कॉमन ले लिया तो इससे एलिमेंट हो गया, तो फिर क्या बचा? -2/3। इसमें से भी ये 3/5 चला गया, तो क्या बचेगा? माइनस का 1/6। अब आप कहेंगे माइनस कहाँ से आया? तो इन दोनों के बाहर क्या लग रहा है? माइनस। तो ये पूरा नंबर किसका है? माइनस का है, तो माइनस लगेगा। फिर क्या है? ये बीच में है, बीच वाले को पीछे ले लो, प्लस का 5/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें। 3/5, 3 और 6 का एलसीएम आएगा, 6 ही आएगा। 3 2 6 तो 4 हो जाएगा, 6 से कैंसिल 1 हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे आगे 5/2 लिखेंगे। अब आगे है 3/5, दोनों का सॉल्यूशन करके ये मल्टीप्लाई होगा। जिस ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं होता वहाँ पर क्या माना जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। तो -4 और -1 क्या होता है? -5/6 प्लस 5/2। इसको ऐसे लिखेंगे 5/2। तो 5 के टेबल से 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और 3 की टेबल इसमें बोले तो 2 टाइम्स। तो ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। तो ये तो हो जाएगा 1, और ये 2 रहेगा, तो 1/2, और माइनस का साइन साथ में रहेगा। तो इसको जो आगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ लिखेंगे -1/2 लिखेंगे। क्लियर? 5 से 5 कैंसिल, 3 की टेबल 6 में 2 टाइम्स बोले तो 1 बजे 1 आएगा, और माइनस का साइन लगेगा, और ये 1 2 जे
2 और ये आगे लिखा हुआ है प्लस 5/2। अभी दोनों को दोबारा सोल्व करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा और -1 + 5 -1 + 5 और इनका डिफरेंस कितना आएगा? 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4। तो 4/2 = 2 आंसर। इसका आंसर कितना है? 5 में से 1 चला गया, 5 - 1 4 4/2 2 की टेबल 4 में बोले 2 टाइम 2 आंसर है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? -7/16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका रेसिप्रोकल होता है तो 16/-7। क्लियर? तो ये अब कोई इसमें डिवाइड हो ही नहीं रहा, 6 की टेबल में 13 16 की टेबल में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 9 × 96, 13 7 × 91। ये माइनस है तो माइनस यहाँ लग गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 96/-91। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -96/91 भी लिख सकते हैं और इसको 96/91 माइनस। तो इसके तीनों आंसर राइट हो जाएंगे। क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि जो डिनोमिनेटर को माइनस लिखेंगे तब भी माइनस का ही होगा रेशनल नंबर, एंड न्यूमरेटर को माइनस लगाएंगे तब भी रेशनल नंबर माइनस होगा, नेगेटिव होगा, और मिडिल में रखेंगे तब भी क्या होगा? रेशनल नंबर किसका होगा? नेगेटिव ही होगा। तो इस तरह से हम इसको माइनस को कहीं पर भी शो कर सकते हैं, ये हमारा आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर लिखनी है, 3 लिखनी है। तो सबसे पहले एक तरफ 2 लिखेंगे और दूसरी तरफ 3 लिखेंगे। इसमें रेशनल नंबर फाइंड करने के 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला प्रोसेस हम लिखेंगे, 2 इधर लिखेंगे और 3 को उधर लिखेंगे। ये हमारा रेशनल नंबर ए हो जाएगा। ये क्या होगा? रेशनल नंबर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा रेशनल नंबर बी, क्योंकि इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मीन्स वाला फॉर्मूला a + b/2। रेशनल नंबर का फॉर्मूला ये होता है a + b/2। तो a + b/2 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने रख दिया है कि a को 2 को यहाँ रख दिया और 3 को वहाँ रख दिया। अब इनका मिडिल्स, जैसे मीन्स फाइंड करना तो ये मिडिल टर्म पे क्या आएगा? तो वो मैं इसको a और b लिया तो क्या करेंगे? 2 + 3/2। तो 2 + 3/2 यानी 5/2 और 5/2। तो यहाँ लिखेंगे 5/2। ये इसका क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर 1 रेशनल नंबर आ गई, 5/2 है। नेक्स्ट है, अब इन दोनों के बीच में और चाहिए रेशनल नंबर चाहिए, तो इसको a ले लेंगे और इसको b ले लेंगे तो a + b/2 करेंगे। तो 2 के डिवाइड में कुछ नहीं, क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। 2/1 + 5/2। तो ये क्या है? a + b होगा। तो 2 का 2 हो जाएगा, उधर से क्या हो जाएगा? 4 + 5। तो ये तो 9/2 होगा। कितना होगा? 9/2। 9/2 किसकी वैल्यू है? a + b। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है? a + b/2। तो इसको 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि 9/2 × 1/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। और इस तरह से ये 9 लिख देंगे और 2 2 × 4 हो जाएगा। तो 9/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मैंने क्लास में समझाया हुआ है कि जो डिनोमीटर होता है उसको डबल करते हैं। डिनोमीटर को डबल करने पर वो क्या हो जाती है? रेशनल नंबर हाफ हो जाती है। तो आंसर आया 9/2। कितना आया? 9/4। 9/4। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके उन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे? दोनों को प्लस करो, a + b/2। तो यहाँ लिखेंगे 5/2 + 3/1। तो 2 और 5 + 2 6 और 11/2। और 11/2 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे तो ये 11/2 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 11/4। क्लियर?
तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया। ए प्लस बी अपॉन टू ये आ गई, फिर ए प्लस बी अपॉन टू ये, फिर ए प्लस बी अपॉन टू ये आ गई। तो इस तरह से इनके बीच में रेशनल नंबर अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे कोई ये नंबर लिख देते हैं 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर लिखनी है, तो इनके डिवाइड में क्या करेंगे 1 1 कर देंगे। फिर इसको भी क्लियर, यहाँ पर 1 लेके डिनोमीटर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको 10 से क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई करता है। 10 10 डिनोमीटर सेम है, 20 और 30 के बीच के जितने भी रेशनल नंबर है वो सब कहाँ आएगी 2 और 3 के बीच में आएंगे। तो ये शॉर्ट तरीका है, ये जो है तरीका 10 10 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका होता है। ये कब अप्लाई होता है, जब या तो डिनोमीटर नहीं दे रखा हो या फिर डिनोमीटर 1 दे रखा हो या सेम डिनोमीटर दे रखा हो, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। तो 20 और 30 के बीच में कितनी आएगी 21 अपॉन 10, 22 अपॉन 10, 23 अपॉन 10, 24 अपॉन 10, इस तरह से ये लिख सकते हैं। ये 20 और 30 के बीच के जितने भी काउंटिंग वाले हैं सब रेशनल नंबर इनके बीच में आएंगे। तो ये हमने पढ़ा है, क्लियर हो गया। एक प्रोसेस और भी है एलसीएम के द्वारा 3 अपॉन 2 और दूसरी है 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 अपॉन 2 और 4 अपॉन 3 के बीच में रेशनल नंबर है। तो ये डिनोमीटर दोनों क्या है सेम नहीं, तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे डिनोमीटर को सेम करेंगे। 2 और 3 का डिनोमीटर कितना होगा एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। फिर 2 3 से 3 से 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 से 2 तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 और 8 के बीच में रेशनल नंबर है क्या, नहीं है। 9 और 8 के बीच में कोई रेशनल, 9 को तो लिखेंगे 9 अपॉन 6, ये 6 डिनोमीटर दोनों का है ना, तो इसके भी लिख देंगे और इसके लिखेंगे 8 अपॉन 6 लिखेंगे। तो 9 अपॉन 6 और 8 अपॉन 6। अब इनके बीच में रेशनल नंबर 9 और 8 के बीच में है ही नहीं है, तो क्या करेंगे इनको बढ़ा देंगे, इसको डिनोमीटर पर डबल कर देंगे, 6 की जगह पर इसको 12 कर देंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। जैसे 9 को लिख सकते हैं हम 18, 6 को लिख सकते हैं 12, 8 को लिख सकते हैं 16, 6 को लिख सकते हैं 12। अब 12 डिनोमीटर सेम है, 18 और 16 के बीच में रेशनल नंबर आई, 16 के बाद में 17, तो 17 अपॉन 12 इनके बीच में रेशनल नंबर आ गए। और रेशनल नंबर बढ़ानी है तो डिनोमीटर को क्या करते रहो बढ़ाते रहो, डिनोमीटर को मल्टीपल्स करते रहेंगे तो बीच में रेशनल नंबर क्या होगी चलती रहेगी। तो अनलिमिटेड तरीका है। तो तीनों तरीके हमने देख लिया। सबसे पहले वाले फर्स्ट वाले में हमने क्या लिखा ए प्लस बी अपॉन 2 फॉर्मूला, सेकंड वाले में 10 से मल्टीप्लाई करने वाला, और थर्ड वाला है वो एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से रेशनल नंबर वाला क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। Perimeter of the rectangle is 20 centimeter if the length of rectangle is 6 centimeter. Length कितनी है 6 centimeter. Find its breadth. Breadth फाइंड करनी है। तो सबसे क्लियर तो है ना पेरीमीटर, पेरीमीटर के अंडरलाइन कर लेंगे। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है तो फॉर्मूला क्या लगेंगे 2 ब्रैकेट L प्लस B इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्लियर 20 सेंटीमीटर है वो क्या है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ब्रैकेट का 2, ये 2 इसको क्या करेगा डिवाइड कर देगा, तो 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 के टेबल इसमें 10 टाइम बोले तो 10 सेंटीमीटर। 2 ने 20 को डिवाइड किया और ब्रेथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी 4 सेंटीमीटर ब्रेथ हो जाएगी। क्लियर। तो इसका आंसर 4 सेंटीमीटर, 4 यानी ए पर लिखा हुआ तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4 अपॉन 3। -4/3 का क्या करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका अर्थ इसके अंदर ही है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, उसका इनवर्स होता है डिवाइड होता है। तो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है डिवाइड में चेंज करना है। तो
तो माइनस माइनस को किस में चेंज करेंगे, माइनस में ही रखेंगे। तो माइनस वाला कहाँ है, इसके अंदर माइनस नहीं दे रखा, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा -3/4। 4/3 का रेसिप्रोकल होता है -3/4 होता है और माइनस वाला किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि हम माइनस की तो बात ही नहीं कर रहे। प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, तो किस में करना पड़ता है, एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? तो वो नंबर क्या है जिसमें से अगर आप 1/2 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 का। एंड मल्टीप्लाई किससे करना है, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 से। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा। तो क्या करें, उसको हम x मान लेंगे। लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल टू 1/8। क्लियर। लेट द नंबर बी x, वो नंबर x है और x में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2, जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो इसको सोल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे x -1/2 को 2 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x - 1/2 इक्वल टू 1/8। ट्रांसपोजिंग मेथड से 2/1, ये 1/2 को ट्रांसपोजिंग किया तो क्या हो गया, 2/1 हो गया। तो 2 से 8 क्या हो गया, डिवाइड 2 बजे 2, 2 2 4 हो गया। क्लियर। इसको आगे और यहाँ लिखते हैं, 2x - 1/2 इक्वल टू 1/4। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे। और इससे पहले भी अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो ये 2 इसको क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो ये डिवाइड हो सकते हैं। तो हम पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 2। ट्रांसपोजिंग मेथड x इक्वल टू 2, ये इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। और 8 मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2 + 4 6 और 8 मल्टीप्लाई 8 कहाँ है, डिवाइड में, तो 6/8। हम इसको और सिंपलिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 3/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डायमेंशंस ₹1, ₹2 and ₹5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each dimensions are with me? The number of ₹2 coins is 3 times the number of ₹5 coins. तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपको कोई लाइन लग रही है तो वो ये लाइन है। अगर ये लाइन अगर आपने समझ ली तो इस क्वेश्चन को 50% क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अगर ये लाइन अगर समझ में आ गई तो 50% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये खास नहीं है, टोटल मनी कितना है, 300 है, और टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160 है। ये तो इसकी डिटेल है, ये तो हमने डिटेल फील की है। अब जो मैं बताने वाला हूँ को ₹1, ₹2, ₹5 की जो इक्वेशन बनेगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस लाइन को आप व्यवस्थित एक बार और पढ़ लें। द नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के जो कॉइन्स हैं वो 3 टाइम्स हैं। किसके 3 टाइम्स हैं, 5 के। तो 5 का 3 टाइम्स कौन हो गया, 2 हो गया। तो हम 5 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 5 को अगर हमने x माना है तो x का 3 टाइम्स क्या होता है, 3x होता है। क्लियर है ना।
₹5 का कॉइन्स को अगर हम x मानेंगे तो 2 के कितने हो जाएंगे, ₹2 के, इसका 3 टाइम्स 3x हो जाएगा। अब 1 का क्या आएगा, 1 के बारे में इसने कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टोटल कॉइन्स लिखा हुआ है। टोटल कॉइन्स कितने हैं, 160 है। तो टोटल कॉइन्स अगर 160 है तो x प्लस 3x कितने हुए, 3x प्लस x 4x, तो इसमें से 4x को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ये दोनों कम हो जाएंगे, जो बच गया वो किसके रहेंगे, लेफ्ट वाले 1 के रहेंगे। तो ये इक्वेशन क्लियर होगी, x 3x और 160 माइनस 4x थे। ये किसकी इक्वेशन हुई है, ये इक्वेशन हुई कॉइन की इक्वेशन है। तो कॉइन की इक्वेशन तो क्लियर होगी। अब हमारे पास क्या दे रखा है, मनी दे रखा है, 300 मनी है। तो अब इसको मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मनी में कन्वर्ट करने के लिए इसको रुपीज़ में चेंज करना पड़ेगा। तो रुपीज़ में चेंज करने के लिए अब देखिए कि ये ₹5 है, तो x के अगर 5 कॉइन्स है तो रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5x होगा। x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x, ₹5 का कॉइन है तो 5x हो जाएगा। और ₹2 का है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये ₹1 का कॉइन है तो 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 160 माइनस 4x ही रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों इक्वेशन क्लियर हुई, यहाँ तक क्लियर है। ये इक्वेशन बनी हुई, ये कॉइन की है और ये इक्वेशन रुपीज़ की है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमें दे रखी थी, इसको रखेंगे तो हमें क्या हो जाएंगे, ये इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इसको नेक्स्ट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लिखेंगे कि 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो रुपीज़ वाले की इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, 300 रुपीज़ आएगी। तो इसको 6 प्लस 5 कितना हुआ, 11x माइनस 4x इक्वल टू 300। और ट्रांसपोजिंग मेथड से 160 क्या हो गया, माइनस हो गया, ये आगे ले देता हूँ। तो 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 7x इक्वल टू 140। 300 में से 160 माइनस किया, 140। और x की जो वैल्यू आएगी 7 के टेबल बोले, 7 2 40, 20। तो x की वैल्यू कितनी है, 20। तो x कौन है, x 5 है, तो 5 की वैल्यू तो आ गई। 5 के कॉइन्स कितने हैं, अब देखिए कॉइन्स ऑफ ₹5 ₹5 के कॉइन्स कितने हैं, तो हमने उसको कितना मान रखा, x मान रखा, तो x की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो ये तो हो जाएगा 20 कॉइन्स ऑफ ₹2। तो 2 को हमने x को 3 से, इसका 3 टाइम्स है तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 20 को 3 से तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और कॉइन्स ऑफ ₹1 का है तो 160 माइनस 4x यानी दोनों प्लस करके माइनस करो, 60 प्लस 20 80, और 80 160 में से माइनस हो जाएगा तो 80 बचेगा। कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन यहाँ तक। 20 ₹5 के 20 हैं, 60 ₹2 के हैं और 80 है ₹1 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉइन्स मैंने तुम्हें बता दिया, वहाँ पर एक स्पेलिंग थी डिनोमिनेशंस, तो इसको हम क्लियर समझ नहीं पाए। डिनोमिनेशन का मतलब उसकी अमाउंट के रूप में उसको कन्वर्ट करना था। तो ₹5 के 20 कॉइन्स हैं, तो रुपीज़ कितने बच जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई 5 100 रुपीज़। और 60 कॉइन्स 60 के ₹2 के हैं तो 120, और 80 कॉइन्स ₹1 के हैं तो 80 रुपीज़ ही बनेंगे। इनको कॉइन से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारा ये कितना है कि 300 रुपीज़, और ये कॉइन कितने हो गए, 160 हो गए। क्लियर। नेक्स्ट, अमन्स एज इज 3 times his son's age 10 years ago. He was 5 times his son's age. Find their present age. अमन की और उसके पुत्र की प्रेजेंट की एज पूछी है, लेकिन उसमें कुछ इक्वेशन, कुछ उनका कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले अमन की जो एज है वो 3 times his son's age, उसके सन की एज से कितनी है, 3 times है। अभी प्रेजेंट में है, ये जो लिखी है वो प्रेजेंट की बात है। तो लेट द अमन्स प्रेजेंट एज, सबसे पहले जो छोटा होता है उसको एक्स मानता है ना, तो क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर होता है। तो देन हिज सन्स एज इज एक्स
और इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्लियर हो गया। सन को x लेंगे और अमन को क्या लेंगे, 3x लेंगे, 3 टाइम्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 10 ईयर्स एगो, यानी पहले। अगर पहले पूछे तो माइनस हो जाएगा, 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। जैसे अभी मैं कितना, मैं 42 का हूँ, तो 10 ईयर्स पहले कितना था, तो -10 32 हो जाएगा। और आफ्टर 10 ईयर्स 52 होगा। क्लियर है। बिफोर या एगो कहे तो माइनस और आफ्टर कहे तो प्लस होता है। तो यहाँ पर एगो यानी पहले पूछा है, तो ये हो जाएगा जैसे कि 3x - 10 और x - 10। 3x - 10 और x - 10 इक्वल टू, तो इस तरह से 3 टाइम्स, और 10 ईयर्स पहले की बात करते हैं तो 5 टाइम्स हो जाएगा। यानी ये 10 साल पहले, 10 ईयर्स पहले वो अपने पुत्र से 5 गुना था। तो ये पिताजी हैं, तो ये अमन के 5 लिख देंगे और पुत्र के 1 लिख देंगे। इसका ये बस ये ध्यान रखना आपको कि जो सन लिखा, तो सन का रेशियो सन के सामने होना चाहिए, और अमन का रेशियो यानी फादर का रेशियो फादर के साथ लिखोगे तभी आंसर आएगा। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। दोनों के 10 10 माइनस हो गए। और ये विशेष ध्यान रखना है कि 5/2 क्यों लिखा है, ये अभी तो क्रॉस करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। 3x - 10 इक्वल टू 5x - 50। ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे, तो 3x - 5x इक्वल टू -50 + 10। -5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2x, और -50 10 का डिफरेंस होता है -40। अब दोनों किस में है, माइनस में, ये भी माइनस, ये भी माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, 40, और x की वैल्यू आएगी 20। x वैल्यू कितनी आएगी, x वैल्यू 20 आएगी। 2x की वैल्यू 40 है, तो ये 2 ने 20 को डिवाइड किया तो x की वैल्यू 20। x कौन है, x दे, सन्स दे, तो सन्स की वैल्यू कितनी हुई, 20 आ गई। प्रेजेंट एज कितनी सन्स की, प्रेजेंट एज कितनी है। Thus the present age of Aman is the present age of his son is। तो x किसको लिखेगा हमने, x सन को लिखा है, तो x के तो 20 आ गया, तो इसकी तो होगी 20 ईयर्स। कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। और अमन ये जो क्या है, वो अपने पुत्र से 3 टाइम्स है, प्रेजेंट की बात चल रही, 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स 2 3 6 60 ईयर्स, 60 ईयर्स और 20 ईयर्स आंसर आ गया। क्लियर। Next question. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 15 sides. Sides, number of sides 15. किसकी बात चल रही है, each exterior angle। तो पहले टोटल exterior angle के बारे में लिख देते हैं। Sum of exterior angles equal to 360 degree always sum of exterior angles property always क्या शो करती है, 360। ये हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अब इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स यानी n इक्वल टू 15। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, n 15 है। हमें क्या पूछा है, ईच एक्सटीरियर एंगल पूछा है। each exterior angle equal to 360 divided by n। फॉर्मूला ये each exterior angle 360 अपॉन n। बिल्कुल कंप्लीटली इसको लर्न करके जाना। 360 डिवाइड बाय 15, तो आंसर आएगा तुम्हारा 24। कितना आएगा, 24 डिग्री। क्या लिखेंगे यार, 24 डिग्री। क्लियर। 360 अपॉन n, अगर n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल आएगा, और एंगल से डिवाइड करते हैं तो n साइड आएगी, है ना। दोनों क्लियर है। और सबसे इजी होता है एक्सटीरियर एंगल। मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि अगर इंटीरियर फॉर्मूला भूल जाओ तो इंटीरियर वाले एंगल को भी एक्सटीरियर में चेंज करके सोल्व कर सकते हो। ये समझाया हुआ क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट है
द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. This is opposite sides parallel and equal. Find the angle measure XYZ. State the property you use to find them. इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं उसको भी लिखनी है, ये तो वैसे ही लिखनी पड़ेगी। अगर यहाँ नई भी लाइन होगी तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो यहाँ डार्क कर रखा है, डार्क का मतलब सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करेंगे क्योंकि ये पहले से सॉल्व किया हुआ है। ये क्या अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल, जिसको जेड भी बोलते हैं। जैसे ये अल्टरनेट एंगल इधर से ऐसे जाएंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल क्या है, तो अल्टरनेट एंगल। तो देखिए 40 डिग्री EHP 40 डिग्री है, और HPO आल्सो 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी पड़ेगी अल्टरनेट एंगल की, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट आगे है, तो सेकंड है एंगल EHP, वही पहले लिखा हुआ वही EHP यानी 40 डिग्री प्लस PHO, तो PHO यानी ये जेड की बात चल रही है, जेड की, और ये दोनों मिलकर किसके बराबर होगा, 70 डिग्री। इन दोनों की डिज़ाइन कैसी है, सेम डिज़ाइन। तो सेम डिज़ाइन वाले क्या होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग दोनों एंगल मिलके कितना बनेगा, ये दोनों मिलके 70, दोनों के डिज़ाइन सेम है ना, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको, सेम डिज़ाइन वाले करेस्पॉन्डिंग। तो ये 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री, तो जेड इक्वल टू 70 ट्रांसपोजिंग होने पर 40 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट है EHP, ये हमारा बेस है, ये सब जगह काम आएगा। EHP कितना है, 40 डिग्री है। फिर जेड की वैल्यू दिया मैंने, जेड लिखा है, तो PHO को ही जेड कहेंगे, PHO जेड, तो जेड एंगल ये दे रखा है जेड प्लस एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल के साथ अगर ये और जोड़ जाएगा, इन दोनों के साथ में अगर इसको और जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, ये 180 बनेगा। किस रूल से बनेगा, क्योंकि लाइन कैसी है, दोनों पैरेलल लाइन मीन्स ये होता है कि लीनियर पेयर कह सकते हैं उसको, सेम साइड सप्लीमेंट कह सकते हैं, सेम साइड सप्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, इनके अलग अलग नाम है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड से बनने वाले जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 180 होती है। इधर भी इन दोनों की क्या होगी, 180, इन दोनों की भी क्या होगी, 180, इन दोनों की भी क्या होगी, 180। तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स प्रॉपर्टी या सेम साइड सप्लीमेंट, या इनको लीनियर पेयर कह सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट के अकॉर्डिंग 180 हो रहा है, तो इसमें से ये दोनों एंगल लिख देंगे। इसकी कितनी वैल्यू है, 40 डिग्री है, और जेड की वैल्यू कितनी है, ये भी 30 आई है, 30 आई, और प्लस एक्स किसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल 180 हो जाएगी। 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 180। तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये 70 बन के माइनस हो जाएगा। जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारे कितने आ जाएगी, 110 डिग्री आएगी। कितनी आएगी, 110 डिग्री आएगी। क्लियर दिख रहा होगा यहाँ, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 110 डिग्री, 180 में से 70 का 110 डिग्री। क्लियर हो गया, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन।